नर्वस हम लोगों ने इससे पहले नर्वस सिस्टम स्टार्ट किए थे। नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व जो है उसकी टेस्टिंग हमने शुरू कर रहे थे और तमाम क्रेनियल नर्व 12 क्रेनियल नर्व जिसमें ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ओकुलेटर नर्व, ट्रोक्युलर नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, एब्डोसेंट नर्व, फेशियल नर्व, ऑडिटरी नर्व 8 नंबर की जो है, और ग्लासोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व, एसेसरी नर्व और हाइपोग्लोसल नर्व, इसकी स्टडी कर रहे थे। तो ये तमाम 12 नर्व की एनाटॉमी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब एनाटॉमी सबकी डिटेलिंग मैंने पहले कहा था कि एनाटॉमी जो है उसकी अच्छे से स्टडी करो ताकि हमको समझ में आए उसको कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ निकलती है, किसको सप्लाई करती है। लेकिन फिर भी मैं जो भी नर्व पढ़ाऊंगा, जैसे पहली नर्व हम पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी नर्व, तो उसके एनाटॉमी में इन शॉर्ट बता दूंगा। पहले हमने डिटेलिंग कर चुके हैं उसकी तमाम उसकी एनाटॉमी की, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट में बताकर फिर उसको हम ये करेंगे। जैसे ऑल्फैक्टरी नर्व ये है सेंस ऑफ स्मेल्स के लिए, और सेंस ऑफ स्मेल के लिए तो है, लेकिन इसका कैसा है, ये सेंट्रल से फ्रंटल लोब से शुरू होती है और आगे की जानिब जो है फ्रंटल लोब से ये जो है 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। इन शॉर्ट बता रहा हूँ, 3 हिस्सों में डिवाइड होती है और 3 हिस्सों में डिवाइड होकर ये म्यूकस मेम्ब्रेन, नॉस्ट्रिल्स और इसकी दोनों ब्रांचेस मीन्स इंटरनल भी, एक्सटर्नल भी, बैरूनी भी और अंदरूनी भी, तमाम ब्रांचेस जो है वो उसकी जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन को, नॉस्ट्रिल्स को, नेजल कैविटी को, नेजल कैविटी के फ्लोर को, और सेप्टम को सप्लाई करती है। तो इसको सप्लाई करती है तो उसके लिए ये आपको इसके एनाटॉमी मालूम होगी, लेकिन ये क्या अमल में लाती है, सेंस ऑफ स्मेल के लिए। सेंस ऑफ स्मेल यानी क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है आउटर जो भी एयर जो है, जो हवा में जो भी ऑर्डर आ रहा है, जो भी खुशबू आ रही है या जो भी ऑर्डर आ रहा है, किसी भी किस्म का ऑर्डर आ रहा है, वो ऑर्डर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन, नाक की जो है म्यूकस मेम्ब्रेन उससे होकर सेंट्रल तक पहुंच जाती है, और सेंट्रल हमको परमिशन देता है ये करने के लिए इसका जो है ऑर्डर है वो किस टाइप का है, यानी सूंघने का अमल किस टाइप का जो है उसका अमल हो रहा है। तो उसका फंक्शन यही है कि भाई सेंस ऑफ स्मेल जो अभी ऑर्डर आ रहा है उसका स्मेल हमको बराबर है या नहीं, बराबर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें अगर लीजन होता है, ये नर्व में, ऑल्फैक्टरी नर्व में लीजन अगर होता है तो पॉसिबिलिटी होती है सुनने का अमल खत्म हो जाता है या बंद हो जाता है या कम हो जाता है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि लीजन सिर्फ ऑल्फैक्टरी नर्व के लीजन होने की वजह से ही नहीं जो है डिक्रीज होता है, सेंस ऑफ स्मेल जो डिक्रीज होता है या कम होता है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम के, खासतौर पर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो सिम्टम्स मिलते हैं, चाहे वो कोरिजा हो, नज़ला हो, चाहे वो क्रॉनिक राइनाइटिस हो, चाहे वो नेजल पॉलिप हो, चाहे वो ब्लॉकेज ऑफ द नोज हो कोई फॉरेन बॉडी की वजह से, तो उसकी वजह से वो आमतौर पर हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई सर्दी हो गई है, मेरे को खुशबू नहीं आ रही कोई चीज़ की, समझ में नहीं आ रहा मेरे को उसका कोई खुशबू नहीं आ रही है, तो ये दैट इज ड्यू टू मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिम्टम की वजह से हम लोगों को ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर नर्व का डिफेक्ट है, नर्व का प्रॉब्लम है, मे बी पॉसिबिलिटी देयर विल बी अ मेनिंजियोमा इन द ऑल्फैक्टरी ग्रूव, मे बी पॉसिबिलिटी देयर विल बी अ मेनिंजाइटिस, maybe possibly there will be a head injury, maybe possibility there will be a atrophy of the olfactory nerve, maybe possibility there will be a pressure on the olfactory nerve। इसकी वजह से भी जो है सुनने का अमल कम हो जाता है। जैसे सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे एनोस्मिया, व्हाट इज एनोस्मिया? एनोस्मिया लॉस ऑफ सेंस ऑफ द स्मेल, यानी उसका जो है सेंस ऑफ द स्मेल खत्म हो जाता है, जिसके अंदर ये वजूहत है, मेनिंजियोमा ऑफ द ऑल्फैक्टरी ग्रूव, मेनिंजाइटिस, इंजरी
और अट्रोफी ऑफ द ऑल्फैक्टरी नर्व, ये तमाम उसकी वजूहत होती है। यानी लीजन इन द ऑल्फैक्टरी नर्व होने की वजह से एनोस्मिया होता है। व्हाट इज हाइपोस्मिया? डिक्रीज ऑफ द स्मेल, यानी उसका जो हाइपोस्मिया बोले तो उसका जो स्मेल है वो कम हो जाता है। कब इसमें हो जाता है, जैसे जो मैंने जो पहले बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज की वजह से, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिम्टम की वजह से, जो पहले मैंने बताया अभी, जैसे ब्लॉकेज ऑफ द नोज, जैसे कोरिजा, जैसे क्रॉनिक राइनाइटिस, ये तमाम की वजह से जो है, या नेजल पॉलिप जिसको बवासीर ननक बोलते हैं, इसकी वजह से भी जो है हाइपोस्मिया होता है। लेकिन व्हाट इज पैरोस्मिया? व्हाट इज पैरोस्मिया? पैरोस्मिया क्या है कि भाई जो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है मरीज, यानी सही तरीके से उसका नेचर, उसका सही नेचर नहीं हो पा रहा है, जो भी खुशबू आ रही है, जो भी जिसका भी, जैसे भी क्लो ऑयल, अब इसका जैसे क्लो ऑयल है, उसका जो है, या फिर पेपरमिंट ऑयल है, या रोज वाटर है, ये अगर हम उसको सूंघने का अमल बोले तो वो बोलता है नहीं, वो सही तरीके से उसका नेचर नहीं कर पाता है, तो डिफरेंट बताता है। जैसे क्लोज ऑयल है अगर है तो कोई दूसरा बताएगा, रोज ऑयल है तो कोई दूसरा बताएगा। हाँ, इट इज नथिंग एल्स बट इट इज ड्यू टू अ हेड इंजरी, उसकी वजह से पैरोस्मिया होता है। बट व्हाट इज द हॉलिक्रेशन? हॉलिक्रेशन क्या है कि भाई किसी भी किस्म की कोई बैरूनी कहीं पर भी जो है कोई किस्म की एरिया में या इसमें कोई किस्म की खुशबू या बदबू कुछ नहीं आ रही है, कोई सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मरीज बोलता है कि मुझे इस टाइप की खुशबू यहाँ पर आ रही है। क्यों बोलता है? ये हिस्टेरिकल पेशेंट जो अक्सर बोलते हैं, या फिर हॉलिकेशन जो है, या फिर एपिलेप्सी के पेशेंट अक्सर बोलते हैं कि मुझे इस टाइप की जो है खुशबू आ रही है, जबकि उसका कोई जो है बैरूनी इसमें कोई किसी भी किस्म की उसमें जो है खुशबू मौजूद नहीं रहती है, उसको बोलते हैं हॉलिकेशन। तो लेकिन एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? इसका एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? इसका एग्जामिनेशन एक छोटी सी बोतल में क्लोज ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, या रोज वाटर, या लाइट परफ्यूम जो है, उसको एक नॉस्ट्रिल बंद करके, एक नॉस्ट्रिल में सुना है, उसका अमल मुझे आ रही है नहीं आ रही है, दूसरे नॉस्ट्रिल में इन्हें बार बार दोनों इसमें करके उसको एग्जामिनेशन किया जाता है। लेकिन इरिटेंट सब्सटेंस को नहीं समझना पड़ता है, इरिटेंट सब्सटेंस को मरीज को नहीं देना पड़ता है। इरिटेंट सब्सटेंस से क्या होता है कि इरिटेंट सब्सटेंस अगर हम लोगों ने किए तो उससे जो है स्टिमुलेशन होता है, खास तौर पर ट्राइजेमिनल नर्व की एंडिंग में स्टिमुलेशन होगा। तो इस बात का ख्याल रखें कि कोई इरिटेंट सब्सटेंस जो है वो उसको मरीज को सुनने का ना बोले। तो ये हो गई है ऑल्फैक्टरी नर्व। व्हाट इज सेकंड नर्व? सेकंड नर्व दैट इज अ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व इसका जो सप्लाई होता है रेटाइना, प्यूपिल, रिफ्लेक्स सेक्शन के लिए, ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ द कंट्रोल के लिए इसका उसके 4 टेस्ट होते हैं। एक्यूटी ऑफ द विजन, फील्ड ऑफ द विजन, कलर ऑफ द विजन और विजुअल रिफ्लेक्सेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्यूटी ऑफ द विजन। एक्यूटी ऑफ द विजन में जो हो रहा है तो इसके लिए एक चार्ट होता है। उसको पहले ये बोलेंगे मरीज को दिखाई दे रहा है क्या नहीं दिखाई दे रहा है, देखना पड़ता है। जैसे अगर मरीज को एक चार्ट होता है, 7 लाइन्स होती है उसके अंदर। आप लोगों ने गए होंगे, किसी के पास स्पेकल्स है, किसी का नंबर का जो आपका स्पेकल है, चश्मा है, तो आपने देखा होगा कि चार्ट बताता है जिसके अंदर 7 लाइन होती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक लाइन से ऊपर की लाइन जो रहती है सबसे बड़ी लाइन, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, मरीज को वो पढ़ने का बोलते हैं। तो ये अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो हाथ की उंगलियां बताते हैं, कुछ डिस्टेंस पर हाथ की उंगलियां कितनी हैं, 4 है, 5 है, 6 है। फिर भी नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है तो मूवमेंट ऑफ द हैंड करते हैं। फिर भी डिटेक्ट पा रहा है तो टॉर्च की मदद से उसके आंखों के अंदर उसकी रोशनी करते हैं, उसको देखते हैं। फिर भी नहीं कर पा रहा है, मीन्स इट इज अ ब्लाइंड। क्या है? ब्लाइंड है। लेकिन जो उसका एग्जामिनेशन, व्हाट इज द मेथड ऑफ एक्यूटी ऑफ विजन, या विजन की जो है एक्यूटी क्या होती है? विजन की एक्यूटी जो है वो एक चार्ट होता है, उसको बोलते हैं स्नेल चार्ट। स्नेल चार्ट में 7 लाइन होती है, अपर लाइन, लोअर लाइन, मिडल लाइन, ऐसा जो 7 पूरी 7 लाइन होती है और मरीज को पढ़ने का बोलते हैं। उसका एक फॉर्मूला है, वी यानी विजुअल इज इक्वल टू डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। व्हाट इज स्मॉल डी? स्मॉल डी डिस्टेंस, ऐसा डिस्टेंस जहां से मरीज पढ़ पा रहा है,
और व्हाट इज कैपिटल डी, जहां से मरीज ने पढ़ना चाहिए। अब मरीज समझो 6 फीट से पढ़ रहा है, 6 इसे पढ़ रहा है, तो 6 से पढ़ रहा है तो 6 दूरी से पढ़ रहा है 6 फीट से, और ऊपर की लाइन पढ़ पा रहा है, और नीचे की पूरी तमाम लाइन 60 फीट से पढ़ रहा है, तो समझना चाहिए 6/60 डेट इज अ नॉर्मल। हाँ, लेकिन सर जो मरीज 6 फीट से सब पढ़ रहा है, अपर लाइन भी लोअर लाइन, डेट इज अ 6/60। क्या होता है, अब इसके अंदर क्या देखे थे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया, मायोपिया बोले तो नजदीक का देख पा रहा है, दूर का फार साइड जो है हाँ वो नहीं देख पा रहा है, हाँ नियर साइड जो है वो देख पा रहा है। तो यह हाइपरमायोपिया जो है दूर का देख पा रहा है लेकिन नियर साइड नहीं देख पा रहा है, तो उसके लिए मायोपिया है या हाइपरमायोपिया है देखा जाता है। अब उसके लिए अगर किसी मरीज के पास कोई स्पेकल है तो स्पेकल देखकर हम लोग उसको देखकर भी अंदाजा लगाते हैं कि भाई किस तरह का जो है इसका स्पेकल है, मायोपिया है कि हाइपरमायोपिया है। तो मायोपिया अगर है तो उसका जो लेंस रहेगा वो कॉन्केव रहेगा, क्या रहेगा, कॉन्केव रहेगा। लेकिन अगर उसको एग्जामिनेशन का मेथड क्या है, एक ऑब्जेक्ट को ऐसा रखें और अपना स्पेकल निकाल के उसको से ऐसे डायरेक्शन करे या इस तरह उसको ऑब्जेक्ट को देखे, कोई भी ऑब्जेक्ट, पेन, पेंसिल या डस्टर जो भी है सामने रखकर स्पेकल को इस तरह मूवमेंट दे या इस तरह मूवमेंट दे। अगर आपने ऊपर नीचे मूवमेंट दिया और अगर सेम डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट हिल रहा है, सेम डायरेक्शन में हिल रहा है, समझना चाहिए कि वो कॉन्केव है, क्या है, यानी मायोपिया है। हाँ? और अगर वो हाइपरमेट्रोपिया है, जिसको हाइप्रोपिया भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाइप्रोपिया, वो भी कहा जाता है। वो अगर वो लेंस रहती है कॉन्वेक्स, कौन सी होती है, कॉन्वेक्स लेंस होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस में जब देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट, कैसे पहचानते हैं उसको, कोई ऑब्जेक्ट अगर देख रहे हैं हम लोग तो वो ऑब्जेक्ट को देखने के बाद उसको जब जो डायरेक्शन में हमने किए उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है, किसके डायरेक्शन में आता है, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे अगर हम लोग ऐसे किए स्पेकल को तो जो ऑब्जेक्ट है वो जो देख रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा, समझना चाहिए वो जो है कॉन्वेक्स है। हाँ, और अगर सिलेंड्रिकल है यानी दोनों भी, इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। इसके अंदर क्या होगा, दोनों रहेगा, मायोपिया एपन में दोनों भी लेंस का रहेगा, तो उसमें कैसा रहेगा, ब्रेक हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट देखेंगे ना तो ब्रेक होगा, इस तरह लाएंगे तो बार ब्रेक होकर दिखाई देगा। तो ये होता है विजुअल एक्टिविटी, जो कि कुछ फीट से 6 फीट से, आजकल तो वो निकल गई है। पहले कैसे एग्जामिनेशन करते हैं, उसको एक आंख बंद करते हैं, फिर एक आंख से देखने लगाते, फिर एक आंख बंद करते, एक आंख से देखने लगाते। बाकायदा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो उसके अंदर बाकायदा ऐसा बंद कर देता उसको, फिर पढ़ने लगाता है, फिर उसको बंद कर देता है, पढ़ने लगाता है। फिर जिससे अच्छा पढ़ा जा रहा है वो एक डिस्टेंस पे रख देता है, 6/60 के डिस्टेंस पे रख देता है, मशीन के जरिए से वो एग्जामिनेशन होने लग गया है। पहले नहीं थे तो उसमें ये हम लोग करते थे। सेकंड थिंग उसका जो है विजुअल फील्ड, विजुअल फील्ड कैसे करते हैं, विजुअल फील्ड सेकंड पॉइंट उसका विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ या बैठा हूँ, मैं सामने देख रहा हूँ, स्ट्रेट मैं सामने देख रहा हूँ, तो मेरे जो फील्ड है क्या है, मुझे ऊपर जो है छत भी नज़र आ रहा है, ये फैन नज़र आ रहा है, साइड में दीवार नज़र आ रही है, यहाँ के बेंचेस नज़र आ रहे हैं, ये सब नज़र आ रहे हैं, यहाँ के बेंचेस, यहाँ के बेंचेस, यहाँ के स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये फील्ड है, ये पूरी फील्ड है, ये फील्ड दिखाई दे रही है, अपर, लोअर, नेजल, हाँ, टेम्पोरल, ये सब दिखाई दे रही है, दैट इज अ नॉर्मल। तो उसका एग्जामिनेशन का मेथड ऐसा होता है कि मरीज के 1 मीटर के फासले पे बैठो, मरीज की अगर राइट आंख चेक करने का बोल रहे, देखना है हमको, राइट आंख की फील्ड देखना है, तो मरीज को बोले अपने राइट हैंड से या वो लेफ्ट साइड के हैंड से लेफ्ट आंख को बंद कर दें, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को बंद कर दें। और एग्जामिनर जो कि नॉर्मल होना चाहिए, एग्जामिनर का अपोजिट आंख, यानी उसकी अगर लेफ्ट आंख बंद है तो एग्जामिनर की राइट आंख को जो है बंद करना चाहिए एग्जामिनर ने, और बंद करके कोई एक ऑब्जेक्ट को, पेन को, पेंसिल को, फिंगर को मिड वे पर, उसके मिड वे पर यानी दोनों आईब्रोज के मिड वे पर रखते हैं और उसका एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन करते हैं जैसे मरीज को बोले भाई कहाँ नजर आ रहा है, तो बोलेगा मिड वे पे नजर आ रहा है, तो आपको मिड वे पे नजर आ रहा है, उसको मिड वे पे नजर आ रहा है, तो कोई बात नहीं।
फिर आपने उसको हटाया जो है टेम्पोरल, हाँ कहाँ नजर आ रहा है, तो बोलेगा यार लेफ्ट साइड में, ये साइड में नजर आ रहा है, जैसे आपको नजर आया और उसको भी नजर आना चाहिए, कहाँ नजर आ रहा है, ऐसे ही नजर आ रहा है, कहाँ नजर आ रहा है, तो बोलेगा यस ये साइड में नजर आ रहा है। फिर आप बोलेंगे कहाँ नजर आ रहा है, तो बोलेंगे ये साइड में नजर आ रहा है, बराबर नजर आ रहा है, या यहाँ तक नजर आ रहा है, यस आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, आपको नजर आ रहा है उसको नहीं आ रहा है, इसका मतलब मरीज को प्रॉब्लम है। आपको नजर आया उसको नहीं आया, मतलब मरीज को प्रॉब्लम है। फिर ऊपर की जानिब लेके जा, सुपेरियर, इंफेरियर, नेजल, हाँ टेम्पोरल, हाँ तो ये सब फील्ड देखते हैं, उसकी फील्ड पूरी देखते हैं किस तरह से फील्ड होता है। जैसे फील्ड का ऐसा है कि व्हाट इज पहला पॉइंट उसका, पहले एबनॉर्मलिटी उसकी हेमिनोपिया। एक आंख में, गौर से सुनो, एक आंख में वन आई वन हाफ, एक आंख का आधा हिस्सा उसका, उसकी फील्ड का लॉस ऑफ विजन हो गया हुआ है। कौन था? एक आंख का आधा हिस्सा, वन क्या लिखा हुआ है कि भाई वन आई वन हाफ उसका लॉस ऑफ विजन है, वन आई वन हाफ लॉस ऑफ विजन है, इस कॉल हेमिनोपिया। बट सेकंड पॉइंट उसका होता है होमोनोमस हेमिनोपिया, होमोनाइमस हेमिनोपिया। यानी क्या हो रहा है इसमें, सेम हेलवस ऑफ बोथ विजुअल फील्ड, दोनों आंख के सेम हेलवस, यानी कोई भी सेम साइड का लॉस ऑफ विजन है, दोनों आंख का सेम साइड का लॉस ऑफ विजन है, इस कॉल होमोनोमस हेमिनोपिया। ऐसे ही देखा जाता है सुपेरियर इन्फेरियर, ऊपर की दोनों आंख का जो है सुपेरियर, यानी ऊपर उसको फील्ड नजर नहीं आ रही वो फील्ड, तो उसको कहते हैं सुपेरियर हेमिनोपिया। अगर लोअर, जैसे मैं बैठा हूँ, मुझे बाकायदा यहाँ नजर आ रहा है, पूरा फर्श जो है वो नजर आ रही है, हाँ उसको नजर नहीं आ रही, तो है इंफेरियर, दोनों आंख का इंफेरियर हेमिनोपिया होता है। ऐसे ही 1/4 क्वाड्रेंट, 1/4 नजर नहीं आ रहा डायरेक्ट, दोनों आंख का 1/4 नजर है, तो इसको वाला क्वाड्रेंटिक हेमिनोपिया। फिर टेम्पोरल साइड का नजर नहीं आ रहा है, वो कहलाता है बाय टेम्पोरल हेमिनोपिया। नेजल साइड का नजर नहीं आ रहा है, तो वो कहलाता, दोनों आंख का, तो वो कहलाता है बाय नेजल हेमिनोपिया। तीसरा एग्जामिनेशन होता है उसका कलर विजन। क्या होता है? कलर विजन में एक चार्ट होता है, वो कहलाता है सीडो एस्क्रोमेटिक चार्ट। सीडो एस्क्रोमेटिक चार्ट क्या है? स्टैंडर्ड का चार्ट होता है, स्टैंडर्ड के कलर लगे हुए रहते हैं, सब अच्छी तरह दिखाई देने वाले, उस पर नंबर रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है नंबर लगे हुए रहते हैं। तो ये जो नंबर है 1 2 3, उसको एग्जामिनर उसको बोलता है पेशेंट को कि देख भाई ये नंबर पे कौन सा कलर है, ये नंबर पे कौन सा कलर है, सही डिटेक्ट कर पा रहा है तो समझना चाहिए दैट इज नॉर्मल। लेकिन अगर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, खासतौर पर जो है कंजेनिटली कलर ब्लाइंडनेस होता है, इसको पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, वो अक्सर कंजेनिटली अक्सर देखने में ही आया है कि रेड ब्लू और ग्रीन होता है। क्या होता है? रेड ब्लू और ग्रीन। लेकिन ज्यादातर ये देखने में आया है कि कॉमनेस्ट जो है कलर ब्लाइंडनेस वो होता है ग्रीन। हाँ, तो ऐसे अगर कंप्लीटली कलर ब्लाइंडनेस है तो कहलाता है एम्यूरोसिस, और अगर डे ब्लाइंडनेस होता है तो कहलाता है हेमिरोलोपिया, ये कहलाता है। हाँ, लेकिन अगर कंजेनिटल कलर ब्लाइंडनेस है तो रेड ब्लू ग्रीन जो है, ये 3 कलर ऐसे होते हैं जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, लेकिन ज्यादातर कॉमनेस्ट जो होता है वो ग्रीन होता है। मैंने तो देखा हूँ एक पेशेंट मेरी लाइफ में देखा हूँ जिसको कलर ब्लाइंडनेस था, खासतौर पर रेड ब्लू ग्रीन 3 कलर का ब्लाइंडनेस था। हाँ, तो ये हो गया हमारा 2 नर। नेक्स्ट एपिसोड हमारा नेक्स्ट नर पढ़ेंगे हम लोग, उसके आज के लिए इतना काफी है।